हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय स्टडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, उसका उत्तर भी जानेंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कीटों द्वारा परागित पौधों के नाम लिखिए। तो देखिए, कौन से पौधे कीटों द्वारा परागित होते हैं, हमें उनका नाम लिखना है। तो देखिए, कौन से पौधे हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए कौन से पौधे जो कीटों द्वारा परागित होते हैं। कीटों द्वारा परागित होने वाले कुछ पौधों के नाम निम्नलिखित हैं या फिर ये रहे हैं। देखिए क्या, डहलिया, सूरजमुखी, आर्किड, सरसों, गेंदा, साल्विया, पपीता, कुसुम, चेस्टनट, कैरवे। तो आदि ये सभी जो पौधे हैं क्या हैं, ये सभी जो पौधे हैं ये कीटों द्वारा परागित होते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये सभी जो हमारे हैं, पहले हम जानेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों को, उसके बाद जानेंगे दीर्घित प्रश्नों को। तो देखिए, ये सभी जो हमारे हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कि 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। तो देखिए, यौन संचारित रोग यानी कि एसटीडी या फिर रक्त रोगों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला क्या है, गोनोरिया या फिर सुजाक। दूसरा है सिफिलिस, और तीसरा है HIV यानी कि एड्स। तो हमने यहाँ पे 2 रोग पूछा था, हमने यहाँ पे आपको 3 रोग बता दिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कितनी है। देखिए, मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में सामान्यतः 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जो कुल 46 होते हैं। 23 जोड़ी यानी कि 23 का जोड़ा यानी कि 46 होता है। इनमें से 22 जोड़े, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं, पुरुष और महिलाओं दोनों में एक जैसे होते हैं। जो 22 जोड़ा होता है, ये महिला और पुरुष में दोनों में एक समान होता है, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो अलग अलग होता है। तो देखिए, 23वीं जोड़ी जिसे सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंग गुणसूत्र कहते हैं, पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग होता है। देखिए, मनुष्य में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। 23 जोड़ी का यानी कि 46 गुणसूत्र होता है कुल मिला के मनुष्यों में, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। लेकिन जो 22 गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी यानी कि 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो समान होते हैं सभी में। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो, देखिए महिला रहती है, महिला में XX रहेगा 23वां जोड़ा, और पुरुष रहेगा तो पुरुष में XY रहेगा 23वां जोड़ा। ये इनमें अंतर होता है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। वह रोग जो परजीवी द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, तो हमें 2 रोग पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे 2-3 रोग जानेंगे। देखिए क्या है, परजीवी कवकों से फसलों के अनेक रोग होते हैं, जैसे कि केंदुआ, रितुआ, फफूंदी, अंगमारी इत्यादि। ये सब फसलों में लगते हैं कवक के द्वारा। ये कवक भी परजीवी है। और मनुष्यों के चर्म रोग यानी जो चमड़े वाला रोग होता है, स्किन रोग, वो होते हैं परजीवी। देखिए कौन कौन से रोग होते हैं, दाद आदि। परजीवी प्रोटोजोआ से मलेरिया, एमेबिक पेचिस और अफ्रीकी सुप्त रोग आदि होते हैं। ये होते हैं परजीवी द्वारा उत्पन्न रोग। हमने 2 रोग पूछा था, हमने यहाँ आपको 6 रोग बताया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। देखिए उत्तर क्या है, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के 2 उद्देश्य ये हैं, वन्य जीवों और वनस्पतियों का संरक्षण करना, और क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना या फिर बदलना। इस प्रकार से राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के 2 उद्देश्य हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए, भक्षी तथा भक्ष्य को परिभाषित कीजिए तथा शाकाहारी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर, भक्षी का मतलब है वह जानवर जो किसी दूसरे जानवर को खाता है। भक्षी क्या होता है, जो किसी दूसरे को खाता, जैसे कि शेर हिरण को खाता है, तो शेर क्या हो गया, भक्षी हो गया। उदाहरण के लिए सिंह और बाघ क्या है, भक्षी जानवर हैं। सिंह, शेर और बाघ जो दूसरे को खाते हैं। और भक्ष्य का मतलब है वह जानवर या खाद्य पदार्थ जिसे कोई जानवर खाता है। जैसे कि शेर है, शेर हिरण को खाता है, तो जो शेर हो गया वो भक्षी हो गया,
और जो हिरन है वो भक्ष्य हो गया। उदाहरण के लिए चूहा घरेलू बिल्ली का भक्ष्य है। आगे देखिए, शाकाहारी वह व्यक्ति होता है जो मांस, मुर्गी, मछली या किसी भी पशु की हत्या करके उसका मांस नहीं खाता। शाकाहारी आहार में फल, सब्जियां, अनाज, दालें, मेवे और बीज जैसे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। तो ये होता है भक्षी और भक्ष्य जानवर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। कह रहा है कि सहभोजिता से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए सहभोजिता क्या होता है। देखिए जीव विज्ञान में सहभोजिता अलग अलग जाति के दो जीवों में ऐसा आपसी सहजीवन होता है जिसमें एक जाति को दूसरे जाति से लाभ होए, लेकिन दूसरे जाति को पहले से ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। देखिए सहजीविता क्या होता है, जीव विज्ञान में इसकी जो होती है क्या, अलग अलग दो जात कि हमारी दो जात अलग अलग हैं, दो जात के अलग अलग जीव हैं और साथ में रहते हैं, जिससे एक जात को दूसरे जात से लाभ होता है, लेकिन जो दूसरा जात होता है उसे ना तो हानि होता है और ना ही लाभ होता है। देखिए उदाहरण के लिए देखिए हांगर यानी कि शार्क के साथ, जो शार्क मछली होती है उसके साथ अक्सर रेमोरा मछली यात्रा करती है। उसके साथ हम हमेशा कहते हैं जो रेमोरा मछली तो उसके साथ चलती है, या हांगर द्वारा शिकार करे गए जीवों के छोटे टुकड़े को खाती है। तो देखिए जो हांगर का अर्थ होता है शार्क, तो जो शार्क मछली होती है उसके साथ क्या रहता है हमेशा, उसके साथ रेमोरा मछली रहती है। तो जब शार्क बड़ी मछली को खाता है तो बड़ी मछली जो मारेगा तो जो उससे जो खाएगा, लेकिन जो टुकड़े बचेंगे उसके छोटे छोटे उसे रेमोरा मछली खाती है। तो रेमोरा मछली शार्क के साथ रह रही है तो उसको लाभ हो रहा है, लेकिन जो शार्क है शार्क को ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा है। तो इस प्रकार से सहभोजिता ये होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। अनुकूलन किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए कि लवण मृदोद्भिद पौधे अपने वातावरण के अनुकूल हैं। तो देखिए अनुकूलन का मतलब है कि जीवों में शारीरिक, संरचनात्मक या व्यवहारिक बदलाव होने से वे किसी खास वातावरण में रहने के लिए अनुकूल हो जाते हैं। अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन का मतलब होता है कि किसी की जीवों में शारीरिक, जो शरीर है शारीरिक और संरचनात्मक जो क्रिया करते हैं वो, और व्यवहारिक यानी व्यवहार जो उनका होता है, व्यवहार में होने से किसी खास वातावरण में रहने के अनुकूल हो जाएं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे ठंड होती है कहीं पे गर्म होती है, तो ठंड में रहने का तरीका अलग होता है और गर्म में रहने का तरीका अलग होता है। तो जो हम ठंड में जाए, जैसे कि मान लीजिए हम लोग हैं, ठंडी आती है ठंडी के अनुकूल, जैसे कि हम स्वेटर पहनने लगते हैं, गर्मी आती है तो हम हल्के कपड़े पहनते हैं। तो इसी प्रकार से हम वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं। वही क्या है, वही लवणोद्भिद पौधे उच्च लवणता वाले पानी में पैदा होते हैं और बढ़ते हैं। इसी प्रकार से पौधों में भी होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए मानव शुक्राणु की संरचना, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से मानव शुक्राणु हो जाएगा। तो देखिए ये जो इसका आगे का भाग होता है, ये जो होता है इसे, इसमें क्या होता है, इसमें जीव द्रव्य का इसे जीव द्रव्य कला कहते हैं। और ये जो भाग होता है आपको दिख रहा है इस प्रकार से, ये होता है जो, ये होता है एक्रोसोम, जो क्या करता है अंडाणु को भेदने का कार्य करता है। और यहाँ पे देखिए ये जो होता है ये केंद्रक होता है, केंद्रक, इसमें गुणसूत्रीय पदार्थ भरा होता है। और यहाँ पे जो गर्दन की तरह है ये होता है ग्रीवा, और ये उस वाले भाग को कहते हैं समीयस तारकेंद्र। उसके बाद ये मध्य भाग होता है, और मध्य भाग जो होता है इसमें क्या होता है माइट्रोकांडिया भरा होता है, जो इसे तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। और ये होता है पूंछ। इसी प्रकार से होता है इसकी संरचना, पूंछ। इसके 3 भाग होते हैं, सिर, मध्य भाग और पूंछ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर, आनुवांशिकी के वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रभाविता के नियम का वर्णन किया था। देखिए क्या है, जब विपरीत लक्षणों वाले दो शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। देखिए जब दो शुद्ध पौधों के बीच क्या करें, संकरण कराएं,
तो क्या होता है, जो F1 पीढ़ी होती है उसमें प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। जो लक्षण में दिखाई देता है वो प्रभावी होता है, जो लक्षण नहीं दिखाई देता वो अप्रभावी होता है। तो हमें क्या करता है, पहली पीढ़ी में हमें प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, यही है प्रभाविता का नियम। प्रभावी लक्षण को डोमिनेंट और अप्रभावी लक्षण को रिसेसिव कहते हैं। आगे देखिए, प्रभावी लक्षण को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से और अप्रभावी लक्षण को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से दर्शाया जाता है। देखिए, लंबे पौधों को कैपिटल टी और बौने पौधों को स्मॉल टी से दर्शाया जाता है। जीव में पाए जाने वाले हर लक्षण के लिए एक कारक होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जीन कहते हैं। कोई भी लक्षण किसी जीव में होता है वो जीन के कारण होता है, और जीन कहाँ पे होता है, गुणसूत्रों पर होता है। आगे देखिए, जीन जोड़े में होते हैं और इनमें से एक प्रभावी होता है जबकि दूसरा जीन अप्रभावी हो सकता है। अब देखिए प्रभाविता के नियम के उदाहरण। तो देखिए, प्रभाविता के नियम का एक उदाहरण देखिए, शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद फूल वाले पौधों के बीच संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में केवल लाल फूल वाले पौधे पैदा होते हैं। देखिए, जैसे कि एक शुद्ध लाल पौधा, एक शुद्ध सफेद पौधा है फूलों का, तो हम दोनों में जब संकरण कराएंगे, यानी दोनों का हम जब संकरण कराएंगे, मिलाएंगे दोनों को, तो उससे जो पौधा बनेगा प्रथम पीढ़ी में क्या होगा, लाल दिखाई देगा, लाल फूल वाला पौधा बनेगा, क्योंकि जो होगा ये प्रभावी है, लाल प्रभावी हो जाएगा और सफेद जो है छुप जाएगा तो अप्रभावी हो जाएगा। तो यही उदाहरण हो जाएगा हमारा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो देखिए, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आनुवांशिक पदार्थ है। इसे सिद्ध करने के लिए अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने एक प्रयोग किया था। इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने ई कोलाई जीवाणुओं को रेडियोधर्मी फास्फोरस यानी P32 और रेडियोधर्मी सल्फर यानी S32 वाले माध्यम में उगाया। उसके बाद देखिए, ई कोलाई जीवाणु को कुछ समय के बाद इन जीवाणुओं को जीवाणु भोजी से संक्रमित कराया गया। इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने देखा कि जीवाणु भोजी का प्रोटीन आवरण S32 रेडियोधर्मी से युक्त हो गया था, जबकि इसका डीएनए P32 रेडियोधर्मी आइसोटॉप्स की उपस्थिति में दिख रहा था। इस प्रयोग से साबित हुआ कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, न कि प्रोटीन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी छोटा टिप्पणी लिखिए। तो पहला क्या है, उत्परिवर्तन। तो देखिए उत्परिवर्तन पे टिप्पणी कैसे लिखते हैं। देखिए, उत्परिवर्तन हमारे डीएनए अनुक्रम में होने वाला एक परिवर्तन है। जो हमारा डीएनए होता है उसमें होने वाला एक परिवर्तन है उत्क्रम परिवर्तन। यह कोशिका के अंदर समान प्रक्रियाएं या फिर पर्यावरणीय कारकों जैसे कि यूवी प्रकाश के कारण हो सकता है। डीएनए 4 निर्माण खंडों या फिर क्षारों से बना होता है, जिन्हें ATCG कहते हैं। ए का अर्थ होता है एडेनिन, और फिर टी का अर्थ होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ही होता है। तो ये होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, डीएनए जो होता है। अब देखिए आगे, दूसरा है आरएनए। तो देखिए आरएनए पर टिप्पणी लिखते हैं हम। देखिए, आरएनए डीएनए से बहुत करीब से संबंधित है। जो आरएनए है डीएनए से बहुत बहुत संबंधित है, लेकिन इसमें एक अलग शर्करा राइबोज होती है और बेस यूरेसिल थाइमिन की जगह होता है। देखिए, जो डीएनए और डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और फिर क्या होता है, थाइमिन होता है, लेकिन जो आरएनए होता है इसमें एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल होता है, इसमें थाइमिन नहीं होता आरएनए में। देखिए, दोनों अणुओं में समान होते हैं। जो सिर्फ इसमें क्या होता है, जो आरएनए होता है सिर्फ इसमें यूरेसिल होता है, कहाँ पे, थाइमिन के स्थान पर, और बाकी तीनों समान रहता है। दोनों अणुओं में बाकी समान रहता है। आरएनए एक एकल हेलिक्स बनाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बीज और फल विकास के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, बीज और फल निर्माण की महत्व परिभाषा। तो देखिए, अलैंगिक रूप से बीज बिना निर्माण के पैदा होता है। जो बीज होता है बिना निर्माण के पैदा होता है, जबकि लैंगिक रूप से
बीज निर्माण के साथ पैदा होता है। जड़, पत्तियां और तने जैसे वनस्पति भाग अलैंगिक प्रजनन में शामिल होते हैं, जबकि फूल का प्रजनन भाग होता है बीजों के लैंगिक प्रजनन में शामिल होता है। ये होता है बीज तथा फल के विकास की परिभाषा, महत्व की परिभाषा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बायोपायरेसी एवं पेटेंट की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। तो देखिए बायोपायरेसी का मतलब है किसी देश के जैविक संसाधनों का बिना अनुमति के दूसरे देश के व्यक्ति या संस्था द्वारा उपयोग करना। वहीं पेटेंट, देखिए बायोपायरेसी क्या होता है, कोई देश का जो दूसरे देश का जैविक संसाधन को उसकी बिना अनुमति या फिर उसे बिना बताए उसका उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। लेकिन ये पेटेंट क्या होता है। वहीं पेटेंट एक कानूनी संपत्ति है जो आविष्कारक को एक सीमित अवधि के लिए आविष्कार करने, उपयोग करने, व्यायाम करने और आविष्कार करने का अधिकार देती है। तो ये होता है बायोपायरेसी और पेटेंट। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आवृतबीजी पौधों के आर्थोट्रॉप्स बीजांड के लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका चित्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल पर इसका चित्र बनाया हुआ है पहले से, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ इसका वर्णन करेंगे। तो देखिए आवृतबीजी पौधों के आर्थोट्रॉप्स बीजांड के लंबवत काट का नामांकित चित्र इस प्रकार से। देखिए आवृतबीजी पौधों की बीजांड काट, तो देखिए पहले इसमें क्या होता है बीजांड। तो देखिए बीजांड क्या होता है, बीजांड को गुरु बीजाणुपर्ण भी कहते हैं। इसका तो विकास, देखिए बीजांड अंडाशय भित्ति के भीतर बीज के अंदर विकसित होता है। फिर है निषेचन। तो आवृतबीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया में परागण और निषेचन दो महत्वपूर्ण चरण होते हैं। उसके बाद देखिए क्या है भ्रूणपोष। तो देखिए आवृतबीजी में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। उसके बाद है फल। तो देखिए परागकण और द्विनिषेचन के बाद भ्रूणपोष त्रिगुणित होकर हो जाता है और फल का निर्माण करता है। उसके बाद है प्रजनन अंग। तो देखिए आवृतबीजी पौधों में नर प्रजनन अंग को पुंकेसर और मादा प्रजनन अंग को अंडक कहते हैं। उसके बाद है बीज। देखिए जिन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं उन्हें आवृतबीजी कहते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका वर्णन आवृतबीजी पौधे का। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सहजीविता यानी सिम्बियासिस से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए जब दो या दो से अधिक जीव या पौधे एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं तो इसे सहजीविता या फिर सिम्बियोसिस कहते हैं। इस तरह के संबंध में शामिल जीवों को सहजीवी जीव कहते हैं। सहजीविता क्या है, जब दो या दो से अधिक जीव या पौधे एक साथ रहें लेकिन एक दूसरे को अगर फायदा पहुंचाएं, नुकसान ना पहुंचाएं, तो उसे सहजीविता या फिर सिम्बियोसिस कहते हैं। और इस तरह के संबंध में जो संबंध होता है इसमें जीवों को सहजीवी जीव कहते हैं। अब देखिए आगे सहजीविता के कुछ उदाहरण। तो देखिए पहला क्या है लाइकेन। तो देखिए लाइकेन शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। जो लाइकेन होता है शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। उसके बाद देखिए इसमें शैवाल भोजन बनाता है और कवक जो होता है पानी और खनिज का निर्माण करता है फिर उपलब्ध कराता है। तो दोनों हैं सहजीविता, साथ में जीवित हैं, सहजीवी हैं। उसके बाद चींटियां और बबूल के पेड़। तो देखिए चींटियां बबूल के पेड़ के खोखले कांटों में रहती हैं और पेड़ को शाकाहारी जानवरों से बचाती हैं। उसके बाद देखिए क्या दीमक और इम्फियोसोरिया। तो देखिए दीमक की आहार नाल में इम्फियोसोरिया होता है जो काष्ठ का पाचन करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है जीवों के 4 प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए जीवों के 4 प्रमुख लक्षण हैं श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन और वृद्धि। ये 4 प्रमुख लक्षण होते हैं जीवों में। देखिए आगे जीवों से जुड़ी कुछ लक्षण ये हैं। देखिए नंबर 1 है जीवित चीजें खाती हैं। जो जीव होते हैं जीवित चीजें खाते हैं, बहुत से जीव जीवित चीजें बढ़ती हैं। और जो जीवित चीजें होती हैं जीवित चीजें खाती हैं मतलब जीवित जो जीव चीज होता है वो खाता है और जो जीवित चीजें होती हैं वो बढ़ती हैं। उसके बाद है
जीवित जीवों में इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां से आँख, नाक, कान, ये सब मुँह, ये सब इंद्रियां होती हैं। चौथा है जीवों में उत्प्रेरणा, पोषण, विकास और प्रतिक्रियाशीलता होती है। पांचवा, जीवधारियों का आकार, भौतिक और रासायनिक संगठन तय करता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, टिप्पणी लिखिए। देखिए क्या है, नंबर 1, दलहनी पौधों की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भूमिका। तो देखिए, दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम नाम के जीवाणु मिट्टी की उर्वर शक्ति बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देता है। यौगिक पौधों के लिए पोषक तत्व होते हैं। इस प्रकार से दलहनी पौधों के भूमि की उर्वरता बढ़ाने की शक्ति में भूमिका। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है शुक्रवाहिका यानी कि उच्छेदन, जिसे कहते हैं वेसेक्टोमी। देखिए क्या होता है, शुक्रवाहिका यानी कि उच्छेदन यानी कि वेसेक्टोमी के बारे में जानकारी। शुक्रवाहिका उच्छेदन पुरुषों के लिए बंध्याकरण की एक प्रक्रिया है। बंध्याकरण यानी जिसे नसबंदी कहते हैं। इसमें अंडकोश में शुक्रवाहिका को काटकर या बांधकर शुक्राणुओं को स्खलन नली तक पहुंचाने से रोका जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर ना सकें। शुक्रवाहिका अंडकोशिका से शुरू होती है और शरीर में आगे बढ़ती है। यह वीर पुट्टिका की नली से जुड़कर स्खलन नली बनाती है। आगे देखिए, शुक्रवाहिका उच्छेदन के बाद वीर्य तो होता है, लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं होते। केवल वीर्य होता है, उसमें शुक्राणु नहीं होते। शुक्रवाहिका उच्छेदन एक छोटी सी सर्जरी है। इसमें अंडकोश को चीरा मारकर शुक्रवाहिका का छोटा सा हिस्सा काटकर निकाला या फिर बांधा जाता है। जो अंडकोश होता है उसमें उसको ऑपरेशन करके चीर देते हैं। उसमें जो शुक्रवाहिकी नलिका होती है उसे काटकर वहीं पर गांठ से बांध देते हैं, जिससे कि उसमें शुक्राणु बाहर ना आ सके। न्यूनतम आक्रामक शुक्रवाहिका उच्छेदन में स्केलपेल का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें त्वचा में एक ही छेद किया जाता है और शुक्रवाहिका का कोई हिस्सा नहीं हटाया जाता। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। ये सभी हमारे दीर्घ प्रश्न में आते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का एक विवरण दीजिए। तो देखिए, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। देखिए कैसे, रोग कारकों की संख्या को कम करना और रोग कारकों से रोग उत्पन्न होने से रोकना, ये सब जीव नियंत्रण कारक के रूप में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। और देखिए, संक्रमण के बाद रोग विकास को रोकना, पादप रोगों को नियंत्रित करना, मेजबान के शरीर में बीमारी पैदा करना। आगे देखिए, और फिर मेजबान से लड़ना और मेजबान जीवों को मारना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिए आवृत्तबीजी पादप के नर युग्मकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए नर्म युग्मकोद्भिद का विकास, तो देखिए क्या कैसे होता है, परागकोश के स्फुटन के समय मध्य अस्तर व टेपिटम नष्ट हो जाता है। इस प्रकार परागकोश भित्ति में केवल बाह्य त्वचा व अंतः त्वचा रह जाती है। जब परागकोश का स्फुटन होता है तो उसके समय क्या होता है, मध्य अस्तर और पेटियम जो होता है नष्ट हो जाता है। जो टेपिटम होता है वह क्या होता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जो परागकोश का भित्ति में केवल क्या होता है, बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा, बाहर की त्वचा और अंदर की त्वचा ही बचती है। उसके बाद देखिए क्या होता है, प्रायः परागकोश का स्फुटन अनुदैर्घ्य दरारें बनाने से होता है। आगे देखिए, जो प्रायः दो परागधानियों के मिलने के साथ ए और बी होती है। कभी कभी अग्र दरारें अथवा छिद्रों से भी परागकोशों का स्फुटन होता है। स्फुटन के फलस्वरूप परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। परागकोश से स्वतंत्र होने से पूर्व ही परागकणों का अंकुरण हो जाता है। इस क्रिया में सर्वप्रथम परागकण का केंद्रक परागकण भित्ति की ओर जाकर समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए परागकोश के स्फुटन की विभिन्न विधियां, तो इस प्रकार से इसका स्फुटन होता है। ए नंबर है, वी नंबर, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। तीन प्रकार से होता है। देखिए पहले इस प्रकार से बनता है, उसके बाद इस प्रकार से बनता है, उसके बाद इस प्रकार से बनता है। अब आगे देखिए, इनमें बड़े केंद्रकों को वर्धी केंद्रक या फिर नली केंद्रक तथा छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं। प्रायः इस अवस्था में परागकण परागकोश को छोड़ देते हैं।
अब परागकणों को आगे का विकास मादा पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है। परागकण की क्रिया द्वारा परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, जहां इनका अंकुरण होता है। तो यहाँ पे देखिए चित्र बना हुआ है, इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चित्र को हम अगले वीडियो में समझाएंगे, जिससे कि इसमें नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला है वर्ण अंधता, देखिए यानी रंगों की अंधता। तो देखिए वर्ण अंधता क्या होता है। देखिए वर्ण अंधता क्या है। जब आंखें समान रूप से रंगों की पहचान नहीं कर पाती तो उसे वर्ण अंधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस मतलब कलर में पहचान न सके कलर की। अब देखिए वर्ण अंधता से ग्रस्त व्यक्ति का यानी उसके मरीज को कुछ निश्चित रंगों में अंतर कर पाने में असमर्थ होते हैं, यानी कुछ निश्चित रंग में वो अंतर नहीं कर पाते, जैसे कि लाल हरा में अंतर नहीं कर पाते, कौन सा रंग लाल है कौन सा रंग हरा है। उन्हें मुख्यतः हरे और लाल रंग तथा कभी कभी नीले रंग को पहचानने में अंतर करने की दिक्कत होती है, मतलब पहचान करने में दिक्कत होती, पहचान नहीं कर पाते वर्ण अंधता से रोगित व्यक्ति। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। तो देखिए मादा मधुमक्खी यानी रानी में 32 गुणसूत्र होते हैं। द्विगुणित श्रमिक मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र होते हैं। द्विगुणित तथा ड्रोन या फिर नर युग्मकोद्भिद में 16 गुणसूत्र होते हैं। जो मादा मक्खी होती है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 32। और जो श्रमिक मधुमक्खी होती है उसमें भी 32, लेकिन जो नर मधुमक्खी होती है उसमें 16 गुणसूत्र होते हैं, वो भी अगुणित होते हैं। रानी मधुमक्खी में अंडाणु निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, जबकि नर या फिर ड्रोन में शुक्राणु निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। नर ड्रोन का विकास अगुणित अंडाणुओं से अनिषेक जनन द्वारा होता है। इसे अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्या है। अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो देखिए इस पर हमें टिप्पणी लिखना है। तो देखिए कैसे इस पर लिखेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज 1985 में एलेक जेफरी व उनके साथियों ने की थी। डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारों के विशिष्ट अनुक्रम के कारण एक व्यक्ति विशेष की पृथकता से पहचान की जा सकती है। इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से प्रत्येक व्यक्ति विशेष के डीएनए का चित्र सदैव एक जैसा होता है, चाहे वो शरीर के किसी भी अंग की कोशिका से लिया गया हो। इस भित्ति में डीएनए को रेट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियोज की सहायता से छोटे छोटे खंडों में तोड़कर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से बैंड के रूप में अलग कर लेते हैं। फिर एक्सरे प्लेट पर सर्दन प्लाटिंग तकनीकी द्वारा यूवी प्रकाश की सहायता से उद्भासित कर लिया जाता है। इसे डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिक विकार किसे कहते हैं, उनके लक्षणों का वर्णन संक्षेप में कीजिए। तो देखिए आनुवंशिक विकार डीएनए में उत्परिवर्तन या जीन में बदलाव के कारण होने वाली स्थिति है। इन विकारों के कई प्रकार होते हैं और उनके लक्षण भी अलग अलग होते हैं। आनुवंशिक विकार का मतलब होता है आनुवंशिक रोग। तो ये क्या होता है, ये डीएनए में उत्परिवर्तन या फिर जीनों में बदलाव के कारण होता है। देखिए कई प्रकार के होते हैं, इनके लक्षण भी अलग अलग होते हैं। तो देखिए आगे देखिए आनुवंशिक विकार तब होता है यानी आनुवंशिक रोग तब होता है जब जीनों में हानिकारक बदलाव हो या फिर जीनों की संख्या में बदलाव, यानी जीन की संख्या कम या ज़्यादा हो या फिर उनके जीनों में हानिकारक बदलाव हो। देखिए आनुवंशिक विकार जन्म से मौजूद हो सकते हैं या बाद में भी विकसित हो सकते हैं। देखिए पहला क्या है, हेडिंग हमारा क्या है, आनुवंशिक विकारों के कुछ कारण। देखिए डीएनए में बदलाव या उत्परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों में बदलाव, जीन में उत्परिवर्तन के कारण। तो ये 3 कारण होते हैं। उसके बाद देखिए आनुवंशिक विकारों के कुछ प्रकार। देखिए क्या है, मोनोजेनेटिक विकार के कारण हो सकते हैं। इस प्रकार जो होता है, एक होता है मोनोजेनेटिक विकार मतलब मोनोजेनेटिक रोग, पॉलीजेनिक रोग, पॉलीजेनिक विकार करता था रोग, बहुक्रियात्मक विकार, वर्ण अंधता या आनुवंशिक विकार। यह आंखों से जुड़ा एक रोग है जिसमें किसी एक या एक से ज्यादा रंगों को देखने में परेशानी होती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन।
कह रहा है कि मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो देखिए, मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी का योगदान कई तरह से है। नंबर 1 है स्वास्थ्य। तो देखिए, जैव प्रौद्योगिकी ने कई नई दवाइयाँ और इलाज विकसित किए हैं। जीन थेरेपी और आनुवंशिक चिकित्सा जैसी तकनीकों से बीमारियों को रोकने में मदद मिलती है। ये होता है स्वास्थ्य। उसके बाद देखिए पर्यावरण, मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी ने क्या योगदान दिया है। स्वास्थ्य के रूप में हमारा ये हो गया। अब देखिए पर्यावरण के रूप में, देखिए जैव प्रौद्योगिकी से पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। जैसे कि डीएनए पुनर्योगन तकनीकी से ऐसे जीवाणु बनाए गए हैं जो समुद्र में तेल रिसाव से होने वाले प्रदूषण को कम करते हैं। उसके बाद है खाद्य आपूर्ति में। तो देखिए, जैव प्रौद्योगिकी ने नई फसलें विकसित की हैं जिनमें सूखे और कीटों का प्रतिरोध होता है। इससे दुनिया भर में अस्थायी खाद्य पदार्थ आपूर्ति सुनिश्चित होती है। जैव प्रौद्योगिकी ने ऐसी फसलें विकसित की हैं जिनमें सूखे और कीटों का कोई असर नहीं होता है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, औद्योगिक क्षेत्र। तो जैव प्रौद्योगिकी से एंटीबायोटिक, एंजाइम, कार्बनिक अम्ल और अल्कोहल वगैरह का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है फॉरेंसिक साइंस। तो देखिए फॉरेंसिक साइंस क्या है, जैव प्रौद्योगिकी से आपराधिक मामलों का पता लगाने में मदद मिलती है। इसके बाद है पर्यावरणीय कचरा। तो देखिए, पर्यावरणीय कचरे को कम करने और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रतिक्रियाएं प्रदान करने में जैव प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। आगे देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए क्या है, पहला है बीटी यानी बीटी फसल यानी जिसे कहते हैं बेसिलस थुरिंजिएंसिस। तो देखिए क्या होता है बीटी, बेसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु जिसे संक्षिप्त में बीटी कहते हैं में पाए जाने वाला आबिस कीट प्रतिरोधी होता है। बीटी आबिस जीन को आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा फसल में समावेशित करके फसल को कीट रोधी शक्ति प्रदान करते हैं, यानी जिससे वो कीटों से लड़ सकें, कीट से कोई उन्हें दिक्कत ना हो। प्रमुख आबिस प्रोटीन को क्राई से प्रदर्शित किया जाता है। भिन्न भिन्न आबिस प्रोटीन्स को क्राई 1, क्राई 2 आदि से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है बीटी फसल। उसके बाद देखिए दूसरा है इंसुलिन। देखिए इंसुलिन पर टिप्पणी में लिखना है। देखिए, इंसुलिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन्स है जो कोशिकाओं और ऊतक द्वारा ऊर्जा अवशोषण तथा वसा और प्रोटीन के विघटन को नियंत्रित करता है। अग्नाशय में कोशिकाओं के समूह जिन्हें आइलेट्स कहा जाता है इस हार्मोन्स का स्राव करते हैं। जब शरीर में कोशिकाएं इसके निर्देशों पर कम प्रतिक्रिया करती हैं तो इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब देखिए अगला क्या है, अगला है जीन थेरेपी। तो देखिए जीन थेरेपी पर आपको टिप्पणी लिखना है। देखिए, जीन थेरेपी एक चिकित्सा दृष्टिकोण है जो बीमारी को रोकने अथवा उसका इलाज करने के लिए आनुवंशिक सामग्री का उपयोग करता है। यह तकनीकी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को दवा और सर्जरी जैसे पारंपरिक उपचार विधियों का उपयोग करने के बजाय आप में आनुवंशिक मेकअप को बदलाव करके कुछ स्थितियों का इलाज करने की अनुमति देती है, यानी आनुवंशिक रूप से वो इलाज करती है, जो होता है जीन थेरेपी। अब देखिए अगला क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या है 25 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिक अनुकूलन किसे कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि मरुद्भिद पौधे अपनी आंतरिक संरचना के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल हैं। तो देखिए पारिस्थितिक अनुकूलन का मतलब है कि प्रजातियां अपने आवास में बेहतर तरीके से रहने के लिए समय के साथ अपने आप को बदलती हैं। मरुद्भिद पौधे शुष्क या रेगिस्तान जैसे वातावरण में रहते हैं और ये अपने आप को इन परिस्थितियों के मुताबिक ढाल लेते हैं। मरुद्भिद पौधों के कुछ ऐसे पारिस्थितिक अनुकूलन जिसकी वजह से इन पारिस्थितियों में रह पाते हैं, इनकी पत्तियों पर मोटा क्यूटिकल होता है। इनके स्टोमेटा में गहरे गड्ढे होते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है। इसमें एक खास तरह का प्रकाश संश्लेषी पथ होता है जिसे सीएम पैथवे कहते हैं।
इनकी जड़ें लंबी और शाखान्वित होती हैं ताकि ज़्यादा गहराई तक जाकर पानी मिल सके। आगे देखिए, इनके तने छोटे तथा शाखान्वित होते हैं और इन पर रोम और क्यूटिकल की परत होती है। उसके बाद देखिए, इनकी पत्तियां छोटी होती हैं या सल्कों में बदल जाती हैं। इनके स्टोमेटा की संख्या कम होती है और ये रोम युक्त और अंदर की ओर धंसे होते हैं। इनमें आंतरिक संवहन के लिए जरूरी जाइलम और फ्लोएम ऊतक अच्छी तरह से विकसित होते हैं। नागफनी, यूफोरबिया, एकासिया और केजुराइना जैसे पौधे मरुद्भुज के उदाहरण हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला है एलर्जी। तो देखिए हमें एलर्जी पर टिप्पणी लिखना है। देखिए क्या होता है एलर्जी। एलर्जी एक आम स्थिति है, यानी जो सबको हो जाती है, जो तब होती है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किसी विदेशी पदार्थ पर अत्यधिक प्रतिक्रिया करती है। इन विदेशी पदार्थों को एलर्जन कहा जाता है। ये पदार्थ ज़्यादातर लोगों के लिए हानिकारक होते हैं। एलर्जी के कुछ कारण देखिए, क्या क्या कारण है एलर्जी के। धूल के कण, पालतू जानवर, पराग, कीड़े, टिक, फफूंद, खाद्य पदार्थ, दवाएं। एलर्जी के कुछ लक्षण देखिए, लक्षण क्या क्या है एलर्जी के। देखिए, नेत्र श्लेष्मा शोथ और फिर छींकना। देखिए एलर्जी के प्रकार, तो देखिए प्रकार एक क्या है, तत्काल अति संवेदनशीलता। प्रकार दूसरा देखिए क्या है, साइटोटॉक्सिक प्रतिक्रिया। प्रकार तीसरा है प्रतिरक्षा जटिल प्रक्रिया और चौथा है विलंबित अति संवेदनशीलता प्रतिक्रियाएं। अब देखिए एलर्जी के उपचार। देखिए क्या होता है, हल्की एलर्जी के लिए प्रतिदिन दूसरी पीढ़ी की एंटीहिस्टामाइन लेना सबसे अच्छा विकल्प है। मध्यम से गंभीर पर्यावरणीय एलर्जी के लिए फ्लूटिकासोन नेजल स्प्रे का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें दवाएं हैं इसके एलर्जी के उपचार के। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है अस्थन ग्रंथि। तो देखिए अस्थन ग्रंथि पर हमें टिप्पणी लिखना है। देखिए क्या होता है, अस्थन ग्रंथियां एपोक्राइन प्रकार की होती हैं। अस्थन ग्रंथियां मादा में सक्रिय होती हैं तथा दुग्ध का स्रावण करती हैं, जिससे शिशु का पोषण किया जाता है। अस्थन ग्रंथियों की वृद्धि एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है तथा इनमें दूध का निष्कासन ऑक्सीटोनिक हार्मोन द्वारा होता है। देखिए आसन ग्रंथि क्या होती है, आसन ग्रंथियां एपोकाइनर प्रकार की होती हैं। एपोकाइनर क्या होता है, अनेक प्रकार की होती हैं। आसन ग्रंथि जो मादा होता है, मादा में सक्रिय होती हैं, जिसमें क्या होता है दूध का स्राव होता है। जो आसन ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथि का मतलब आसन का मतलब होता है दूध ग्रंथि, जिसमें दूध का स्रावण होता है, जो शिशु पीता है उसको पोषण होता है। अब आगे देखिए तीसरा है एकल कोशिका प्रोटीन, जिसे कहते हैं एसीपी। तो देखिए सिंगल सेल प्रोटीन जिसे कहते हैं, तो एससीपी यानी सिंगल सेल प्रोटीन। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसका मतलब है बैक्टीरिया, कवक, खमीर और शैवाल जैसे एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों से प्राप्त प्रोटीन एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन में न केवल प्रोटीन की कमी को खत्म करने की क्षमता है, बल्कि कृषि या खाद्य की अपशिष्ट समस्या को भी हल करने की क्षमता है। एससीपी आवश्यक अमीनो एसिड, विटामिन और खनिजों में समृद्ध होती है। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जैव विविधता को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और उसमें होने वाले बदलाव। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जैविक और विविधता। जैव विविधता में ये चीज़ें शामिल हैं, विभिन्न तरह के पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, इनमें मौजूद अलग अलग आनुवंशिक जानकारी, ये जीव जो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा जैव विविधता की परिभाषा और इससे महत्व। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इसको साफ तथा स्वच्छ रखने के कुछ उपायों का वर्णन कीजिए। तो देखिए पर्यावरण का मतलब है चारों ओर मौजूद चीजों का समूह जो किसी जीव या व्यक्ति को घेरे हुए है। जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है वही पर्यावरण है। पर्यावरण को साफ और स्वस्थ रखने के लिए उपाय निम्नलिखित अपनाए जा सकते हैं। देखिए पेड़ पौधे लगाकर हरियाली बढ़ाएं, पानी बचाएं, बिजली की बचत करें
आगे देखिए, परिवहन, सार्वजनिक परिवहन, साइकिल, ग्रीन फ्यूल या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल करें, जिससे कि धुएं कम हो, जिससे प्रदूषण कम हो। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, कचरा इधर उधर न फेंकें, जल स्रोतों की सुरक्षा करें और जल प्रदूषण को रोकें। अपशिष्ट जल का उपचार करें, यानी अपशिष्ट जल को शुद्ध करके उपचार करें, उसका शुद्ध करने के लिए। मृदा क्षरण को रोकें और जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल करें। रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल कम करें, यानी जो जो दवाओं से बने हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर कोई आपको क्वेश्चन रह गया हो तो क्वेश्चन आपको डाल दीजिएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।